जय हिंद दोस्तों। आज है हमारे राज्य दर्शन सीरीज का 13वां दिन और 13वें दिन आज हम लोग देखने वाले हैं पश्चिम बंगाल को, जिसकी राजधानी कोलकाता है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टेट पश्चिम बंगाल। बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा स्टेट है, बहुत सुंदर राज्य है। तो सबसे पहले इसकी बाउंड्रीज को देख लेते हैं। तो ये मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, ये पश्चिम बंगाल की सीमा है। ये बाहरी आउटलाइन में दिखा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप ये देख सकते हो। ठीक है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा पश्चिम बंगाल से हम लोगों को। तो ये पश्चिम बंगाल की सीमा उत्तर में लगती है सिक्किम से। पहले मैं सिर्फ राज्यों को बताता हूँ, फिर देशों के बारे में भी बताऊंगा। तो देखते हैं। सिक्किम से इसकी सीमा लगती है। उत्तर पूर्व में असम से सीमा लगती है। दक्षिण में ओडिशा। दक्षिण पश्चिम में झारखंड से इसकी सीमा लगती है। झारखंड ही है, ठीक है। फिर उत्तर पूर्व में इसकी सीमा लगती, उत्तर पश्चिम में इसकी सीमा लगती है बिहार से, ठीक है। अब विदेशों में किससे किससे सीमा इसकी लगती है देखते हैं। तो नेपाल से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। भूटान और बांग्लादेश, यानी कि 3 देश, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। और राज्य कौन कौन से हो गए? सिक्किम, असम, ओडिशा, झारखंड और बिहार, ठीक है। इतना तक कवर हुआ। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूं और उसके बाद आपको एक और चीज़ दिखाऊं। आप देखो, आप 2 नदियों को देख रहे होगे। 2 नदियां हैं, हाँ। पश्चिम बंगाल में 2 नदियों का मैंने लोकेशन दिखाया है। ये एक नदी है। कौन सी नदी है ये वेस्ट बंगाल में जाने वाली हमारी देश की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। अच्छा, तो यहाँ से ये क्या है? ये जो शाखा निकली है वो गंगा नदी की ही शाखा है, जो फरक्का से अलग हो जाती है। और हुगली नदी, जो हम लोग कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ पड़ते हैं ना, तो यही हुगली नदी है। ये हुगली नदी, ध्यान रखिएगा, गंगा की सहायक नहीं है, ये गंगा की शाखा है। मतलब गंगा से टूटती है ये, ठीक है। अब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ इसको पद्मा कहा जाता है। ये एरिया पश्चिम बंगाल का समुद्र तटीय एरिया है। नाम है इसका बंगाल की खाड़ी। और इसी स्थान पे, इसी एरिया में आपको सुंदरबन का डेल्टा भी देखने को मिलेगा, जिसका मैक्सिमम पोर्शन पड़ता है बांग्लादेश में, ठीक है। और सुंदरबन डेल्टा का कुछ एरिया पश्चिम बंगाल में आता है। और पश्चिम बंगाल की फिजियोग्राफी में एक और चीज़ हम लोग ध्यान से देखेंगे कि आप देख रहे होगे पश्चिम बंगाल यहाँ पे थोड़ा सा पतला हो गया है, और एक यहाँ पे पश्चिम बंगाल पतला हो गया है। बहुत पतली सी स्ट्रिप बनती है, पट्टी बनती है। उन दोनों का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। क्या है महत्व, समझते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो पतली सी पट्टी, इसको कहते हैं सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी कहाँ है सर? तो सिलीगुड़ी ना उत्तर दिनाजपुर जिला है। एक ये जो एरिया में सर्कल कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल का एक जिला है उत्तर दिनाजपुर जिला, ठीक है। और उत्तर दिनाजपुर जिला में ही एक स्थान है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी क्यों खास है हमारे लिए? तो ये जो सिलीगुड़ी है ना, वो नॉर्थ ईस्ट, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के तरफ जाने का एकमात्र कॉरिडोर है, ठीक है। इसलिए ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर कनेक्ट करता है उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत के शेष राज्यों से। अच्छा, अब ये मालदा गैप, ये जो गैप है ये मालदा गैप कहलाता है। ये क्यों फेमस है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये जो मालदा गैप है ना, वो पूर्वांचल की पहाड़ियों को, या फिर कहेंगे शिवालिक की पहाड़ियों को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है, या फिर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को अलग करता है। किससे? पूर्वांचल की पहाड़ियों से। आप यहाँ पे देखोगे मेघालय है, यहाँ पे कहीं आसपास मेघालय है, और मेघालय की गारो खासी जयंतिया जो हैं वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। लेकिन वो इधर क्या कर रही हैं? तो इधर मालदा गैप की ही वजह से एक गैप बना और ये पहाड़ियाँ अलग हो गई, ठीक है। तो एक मालदा गैप भी ध्यान रखना आप, और एक उत्तर दिनाजपुर जिले में सिलीगुड़ी कॉरिडोर याद रखना आप, ठीक है। मैप की बात हम लोगों ने कर ली है। अब आगे चलते हैं स्टैटिक जीके पे। देखते हैं लोकसभा की सीट ये क्या पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट है 42, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 294। जिले यहाँ हैं 23,
ठीक है, इतना हम लोगों ने देखा। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा 294 और जिले पश्चिम बंगाल में है 23। राज्य पक्षी यहाँ का श्वेत कंठ कौंडिला है। इसका क्या मतलब, ये समझो किंग फिशर की तरह एक पक्षी है। ठीक है, वृक्ष यहाँ का चितौन है, पुष्प हरसिंगार है, पशु फिशिंग कैट है पश्चिम बंगाल का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो वृता, छऊ, मैंने बताया था ना झारखंड वाले में कि सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। तो ये जो आप देख रहे हो, एक सेकेंड रुको, इरेजर कहाँ है मेरा, ये जो पश्चिम बंगाल का एरिया है ना दोस्तों, देखो आप एक चीज़ नोटिस करना, ये जो है एरिया झारखंड का, ये जो एरिया है मयूरभंज वाला एरिया है, नहीं सॉरी सरायकेला वाला है। ओके, देखते हैं। तो ये वाला जो एरिया है झारखंड का, वो सरायकेला वाला एरिया है, और पश्चिम बंगाल का यहाँ पर जो मैं लोकेट कर रहा हूँ, ये पुरुलिया वाला एरिया है। तो देख रहे हो सीमा ही लग रही है आसपास। और यहाँ पे मयूरभंज कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिला जब हम लोगों ने उड़ीसा पढ़ा था। तो इन्हीं एरियाज में सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया छऊ किया जाता है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में किया जाता है और ये वाला एरिया पुरुलिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। गंभीरा डांस किया जाता है छऊ में, जो पुरुलिया छऊ है वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। गंभीरा, टुसु नृत्य किया जाता है, संथाल नृत्य किया जाता है, लाठी नृत्य, रवा नृत्य किया जाता है। और पश्चिम बंगाल में भरतनाट्यम, कथक का भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है हाल के दिनों में, ध्यान रखेंगे। भागीरथी गंगा की एक शाखा है। ये जो भागीरथी है गंगा की एक शाखा है, जिसे हुगली भी कहा जाता है। और ये क्या करता है, कोलकाता को समुद्र से जोड़ता है। यहाँ पे आपको कहीं कोलकाता देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी, और ये समुद्र से कोलकाता को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। कौन, भगीरथी। सिकंदर के समय जो गंगा का नाम था, सॉरी ये पश्चिम बंगाल का नाम था, वो था गंगारिदथी। ठीक है, सिकंदर जब था भारत में आक्रमण उसका हुआ था, तब इसको पश्चिम बंगाल को गंगारिदई कहा जाता था। ठीक है, उस नाम से ये फेमस था। इतिहास के बारे में हम जानते हैं, पश्चिम बंगाल का इतिहास बहुत रिच है, बहुत बहुत रिच कल्चर पश्चिम बंगाल अपने आप में रखता है। देखते हैं क्या है। तो पश्चिम बंगाल पर गौड़ वंश का शासन रहा, बंग वंश का शासन रहा, मौर्यों का भी आधिपत्य पश्चिम बंगाल तक रहा, गुप्तों ने भी अपना साम्राज्य फैलाया। फिर पश्चिम बंगाल में पाल वंश का शासन रहा, यहाँ के नेटिव थे। 11वीं सदी में सेन वंश का शासन रहा पश्चिम बंगाल में। इन सारे राजवंशों का शासन रहा। अगर पश्चिम बंगाल से ही राज करने वाले राजाओं की वंशों की बात करें तो गौड़ वंश, बंग वंश, पाल वंश और सेन वंश, ये पश्चिम बंगाल गए थे। 1757 की आप प्लासी की लड़ाई जान रहे हो, प्लासी की लड़ाई, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। अलीनगर की संधि की गई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। अच्छा, अलीनगर क्या यूपी वाला? नहीं, अलीनगर पहले कहा जाता था, पश्चिम बंगाल का ही एरिया था कुछ, उसको अलीनगर कहा जाता था, इसीलिए अलीनगर की संधि की गई। इसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। ये अलीनगर की संधि से असंतुष्ट होकर के प्लासी की लड़ाई छेड़ देता है सिराजुद्दौला, अंग्रेज के खिलाफ हार जाता है। इसने अंग्रेजों को मजबूती प्रदान की। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसमें 3 लोगों ने मिलकर के शाही सेना बनाई। कौन कौन? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने शाही सेना बनाई। फिर भी दोस्तों हार गए अंग्रेजों से। उस समय गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव ही था, लेकिन कमांडर जो मतलब बक्सर के युद्ध में जो कमांडिंग ऑफिसर था वो था हेक्टर मुनरो। प्लासी की लड़ाई में गवर्नर भी रॉबर्ट क्लाइव ही था और नेतृत्व भी क्लाइव ही कर रहा था। लेकिन 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ, ये बक्सर का है, बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें गवर्नर जनरल तो रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन नेतृत्व किया किसने? हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, आगे देखते हैं। मंगल पांडे का नाम आप ध्यान रखोगे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे। और जब रॉयल इनफील्ड राइफल लॉन्च किया गया, जिसमें कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था और अफवाह फैली कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिला दी गई है, इससे मुस्लिम भावना और हिंदू भावना भी आहत हुई। इस वजह से आंदोलन छिड़ा। मारो फिरंगी को
नारा दिया गया और उन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में ह्यूसन तथा बाऊ को मारा था। ठीक है, इसके लिए उन्हें फांसी पर भी चढ़ा दिया गया दोस्तों। ठीक है, इन्होंने ही आग लगाई थी 1857 की क्रांति की आग। आगे देखते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन एक महत्वपूर्ण घटना रही बंगाल के लिए। तो बंगाल का विभाजन कर दिया गया, पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल। आप देखो मैप में, ये जो बंगाल है ना अभी का वर्तमान का बंगाल, ये है बांग्लादेश, ये है दोस्तों बांग्लादेश। और बांग्लादेश वाला एरिया मिला करके पूरा बंगाल था। और जब बांटा गया, इस एरिया को बांटा गया, तो इधर वाले एरिया को हम लोग पश्चिम कहते हैं और ये वाला एरिया पूरब है। तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के रूप में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को ये जो बंगाल का विभाजन था वो प्रभावी हुआ। और 19 कौन था इस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। ठीक है, मतलब रद्द नहीं, 1911 में फिर घोषणा कर दी गई कि बंगाल, ये कोलकाता जो है एरिया हम लोग की राजधानी नहीं रहेगी, दिल्ली को स्थानांतरित करने की बात की गई। ठीक है, फिर भारत में जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में ही हुआ था। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया दोस्तों बंगाल में ही। 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जो कि लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और रहमतुल्लाह सयानी उस समय अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, और पहली बार जो राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं 52 सेकेंड का, उसको भी पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया दोस्तों। ठीक है, अध्यक्ष उस समय कौन थे? विशन नारायण धर। तो ये दो घटनाएं आप याद रखोगे कि पहली बार वंदे मातरम भी कलकत्ता में गाया गया और पहली बार राष्ट्रगान भी कलकत्ता में ही गाया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल हमारे लिए। खुदीराम बोस का आप ध्यान रखिएगा, 18 से भी थोड़ी सी उम्र ज़्यादा थी उनको फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन लिखा, गीतांजलि लिखा, जिनको 1913 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, पहले भारतीय बने जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य का। ठीक है दोस्तों, सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, इंडियन पहले आईएएस ऑफिसर रहे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये सब पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण फेमस व्यक्तित्व रहे हैं। ठीक है, त्योहारों की बात करें तो डोल जात्रा त्योहार मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। अक्षय तृतीया महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। भादु, दुर्गा पूजा, गंगा सागर मेला। ठीक है, मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर मेला मनाया जाता है। नदियों की बात करें तो हुगली नदी मैंने बता दिया आपको कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब गंगा की विभाजक है, गंगा की एक शाखा है। तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दामोदर, महानंदा नदी। महानंदा ना दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, बिहार में प्रवेश करती है और बिहार के बाद फिर पश्चिम बंगाल जाती है और पश्चिम बंगाल से बढ़ करके बांग्लादेश चली जाती है और वहाँ जाकर के गंगा में मिलती है। अजय नदी पश्चिम बंगाल में बहती है। मयूराक्षी नदी बहुत महत्वपूर्ण है। रूपनारायण नदी आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। कुछ पनबिजली परियोजनाएं देखें तो जल ढाका पनबिजली परियोजना, ये ढाका समझ के आप बांग्लादेश नहीं लगा दोगे। जल ढाका परियोजना पश्चिम बंगाल की है, जल ढाका नदी पे। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल की मयूराक्षी नदी पे ही है। फिर पुरुलिया पनबिजली परियोजना किस्टो बाजार नाला नदी पे है। कौन नदी पे है? केस्टो बाजार नाला नदी पे। केस्टोपुर एक जगह भी है और केस्टो बाजार तो है ही। ठीक है, पुरुलिया का मैंने लोकेशन दिखा ही दिया। पश्चिम बंगाल का सबसे पश्चिमी जिला पुरुलिया, देख रहे हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा है ये सब कुछ। पर्वतों की बात करें तो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है संदकफू चोटी। ठीक है,
36 मीटर इसकी ऊंचाई है। टाइगर हिल्स आपको देखने को मिलेगा दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल का। अयोध्या पहाड़ियाँ, ये जब मैं पढ़ रहा था मुझे बहुत शॉकिंग लगा था कि अरे अयोध्या पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में है। गलती से यूपी मार देंगे हम लोग बेसिकली, लेकिन अयोध्या पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में है। पंचेत पहाड़ भी पश्चिम बंगाल में है। और एक ध्यान रखिएगा आप, सिंगलीला चोटी, संदकफू चोटी, सिंगलीला चोटी और टाइगर हिल्स, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल के लिए, आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, जलप्रपात की बात करें तो चंगे जलप्रपात कलिम्पोंग जिले में है। ठीक, रेनबो झरना दार्जिलिंग, चुन्नू जलप्रपात, ब्लूमफील्ड टी गार्डन यहाँ पे बना हुआ है, और घाघरा वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं अब, तो गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क। न्योरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा, सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है। दिखाऊं मैं मैप में आपको, तो एक ही मैप पे आप देखो, सुंदरबन वाला नेशनल पार्क वाला टाइगर रिजर्व तो यहाँ है कहीं, और बुक्सा टाइगर रिजर्व आपको कहीं इस एरिया में देखने को मिलेगा। मतलब उत्तर और दक्षिण, उत्तर में बुक्सा टाइगर रिजर्व और दक्षिण में सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ठीक है, सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलता है, बुक्सा में रॉयल बंगाल टाइगर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, छोटी छोटी डिटेलिंग। फिर बुक्सा बता दिया मैंने। मयूर झरना हाथी अभयारण्य भी आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो रामबगान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम बंगाल में है। जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम बंगाल में। सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन कौन, रामबगान, विभूति भूषण, महानंदा, जोर पोखरी, सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क सब पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखेंगे। बांधों की बात करें तो दामोदर घाटी निगम 1948 में स्थापित किया गया था और यह भारत का पहला नदी परियोजना थी। मुकुटमणिपुर बांध कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बैराज मैंने बता दिया है, पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर बैराज, सिद्रेपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सिद्रपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। पुरुलिया पंप स्टेशन तो आपको अब तक याद ही हो गया होगा कि पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, मंदिरों की बात करें तो दक्षिणेश्वरी काली मंदिर है पश्चिम बंगाल में, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत फेमस। ठीक है, 1855 में इसको बनवाया गया था, किनके द्वारा, तो रानी रासमणी के द्वारा, वो वहाँ की जमींदार की बीवी थी। ठीक है, रानी रासमणी। बिड़ला मंदिर आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। काली घाट महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल का। वेलूर मठ जिसकी स्थापना विवेकानंद जी ने की थी वो पश्चिम बंगाल में है। तारापीठ मंदिर भी आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। और फिर घूमने की जगहों की बात करो तो विक्टोरिया मेमोरियल वहाँ है, सेंट विलियम कॉलेज वहाँ आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें पश्चिम बंगाल में घूमने के लिए, और सबसे ज़्यादा तो कोलकाता में है क्योंकि कोलकाता को ही डेवलप किया गया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, देखते हैं आगे। अन्य तथ्यों की बात करते पश्चिम बंगाल से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स, तो सिलीगुड़ी मैंने बता दी, इसको चिकन नेक कहा जाता है और भारत को उत्तर पूर्वी भारत से जोड़ता है। मालदा दरार भी मैंने बताया कि मेघालय के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है, और छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय भारत का एरिया है और मेघालय का पठार भी प्रायद्वीपीय भारत का ही एरिया था, लेकिन मालदा गैप ने इसको अलग कर दिया और ये शिवालिक के पास जाकर के लग गया। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है और पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था दोस्तों। जीआई टैग का मतलब क्या, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, शायद यही होता है। इसका मतलब कि वहाँ का एक नेटिव प्रोडक्ट है जो सिर्फ वहीं पैदावार उसकी होगी, उसके नाम पर आप किसी और जगह पे नहीं कुछ बेच सकते हो। ठीक है, वो 10 साल के लिए दिया जाता है जीआई टैग, ताकि उस स्थल की जो खासियत है, प्रोडक्शन है, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सके। ठीक है, और फेम के लिए भी किया जाता है, फेमस किया जा सके, लोगों तक पहुँचे। बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी में है, ध्यान रखिएगा। जलपाईगुड़ी
से आप दार्जिलिंग जाना चाहो तो आप हेरिटेज टॉय टॉय ट्रेन से जाओगे। 7 घंटे का सफ़र होता है, बहुत सुहाना सफ़र होता है। मतलब इसमें बैठो आप तो समय की पाबंदी है ही नहीं। आप नज़ारों का इंजॉय करते नज़ारों को जाओ आप, ठीक है। ये जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग का हेरिटेज टॉय ट्रेन चलता है। मालदा रेलवे डिवीज़न भी है। किसका रेलवे डिवीज़न है? एक पूर्वी रेलवे का एक भाग है। कौन? मालदा। फिर मुर्शिदाबाद सूती वस्त्र उद्योग है वहाँ। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है। शांति निकेतन मैंने बताया कि 1901 में स्थापित था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। मैंने नहीं बताया, अभी मैं बता रहा हूँ। शांति निकेतन वहाँ आपको देखने को मिलेगा, 1901 में स्थापित किया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है दोस्तों, शांति निकेतन को। चितरंजन रेल इंजन कारखाना देखने को मिलेगा चितरंजन में। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र, इसको बनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। यह आप ध्यान रखेंगे। रानीगंज कोयला क्षेत्र है, और सर्वाधिक कोयला अगर भारत में बात करूं तो वो दामोदर घाटी क्षेत्र से ही मिलता है। रानीगंज हो गया, झारखंड का झरिया एरिया हो, झरिया वाला जो इलाका है वो कोयला के लिए फेमस है। हल्दिया और डायमंड हार्बर, ये दोनों बंदरगाह हैं। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। कौन कौन? हल्दिया और डायमंड हार्बर। कोलकाता जो शहर है उसको स्थापित किया गया था, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया गया था। उसको बनवाया था किसने? आर्किटेक्ट थे वहाँ के जॉब चॉर्नॉक, ठीक है। और कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया गया था कब? 1911 में घोषणा की गई दिल्ली दरबार के समय, और 13 फरवरी 1931 को राजधानी के रूप में उद्घाटित कर दिया गया। किसके द्वारा? इरविन के द्वारा। मतलब अगर पूछे कोलकाता को घोषित कब किया गया, तो सॉरी दिल्ली को देश की राजधानी घोषित किया गया कोलकाता से बदल करके 1911 ईस्वी में। लेकिन पूरी तरह से सारा कुछ पार्लियामेंट वगैरह बना देने के बाद उद्घाटन कब हुआ राजधानी के रूप में, काज वगैरह सब कहाँ कब से शुरू हो गया पूरी तरह से, तो वो 1931 में, 13 फरवरी 1931 में लॉर्ड इरविन के द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है। और हावड़ा का पुल आप जानते ही हो, पश्चिम बंगाल का हावड़ा का पुल फेमस है, जिसपे एक भी पिलर नहीं है दोस्तों, और इसका नया नाम क्या है? रविंद्र सेतु। चलिए, अब ये है पश्चिम बंगाल, आप देख सकते हो। तो पश्चिम बंगाल का मैंने मैप लगा दिया है, आप इसके डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ लोगे, ठीक है। मैं पढ़ भी देता हूँ। यह है कूच विहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम जिला, बर्धमान जिला, नदिया जिला, उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना। अच्छा, उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना के बीच में आपको देखने को मिलेगा कोलकाता। उसी के बगल में है हावड़ा, हावड़ा के ऊपर है हुगली। फिर हावड़ा के ही नीचे आपको पूर्वा मेदिनीपुर आपको देखने को मिलेगा, और पूर्व मेदिनीपुर के पश्चिम में आपको पश्चिमी मेदिनीपुर देखने को मिलेगा। बंकुरा जिला आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में। और सबसे पश्चिम बंगाल का सबसे पश्चिमी जिला है पुरुलिया जिला, जहाँ पे पुरुलिया छऊ भी किया जाता है। तो ये था पश्चिम बंगाल का मैप। अब हम लोग देखते हैं, ये जो नदी मैंने दिखाई मैप लगाया, ये गंगा नदी है, और इसी का एक डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत है हावड़ा ब्रिज, जिसको कहते हैं रविंद्र सेतु भी, ठीक है। और ये है फोर्ट विलियम कॉलेज दोस्तों। फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है? इसको बनाया था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वेलेजली ने बनाया था फोर्ट विलियम कॉलेज को 1800 ईस्वी में। कब? हाँ, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज को वेलेजली ने बनाया था। वो IAS ऑफिसर्स जो सिविल सर्वेंट जो होते थे उसकी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और ये है विक्टोरिया मेमोरियल। कौन है? विक्टोरिया मेमोरियल। और फिर ये मैंने लगाया है, ये है भारत माता का चित्र, मतलब भारत को माता का रूप 1905 में
1905 में एक चित्र के द्वारा दर्शाया गया था। भारत माता के हाथ में कमंडल, फूल, धान की बाली। ये है कौन? ये है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। इनका भारत माता का चित्र बहुत फेमस है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि किन्होंने भारत माता का चित्र बनाया था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। ठीक है, कब? 1905 में, बंगाल विभाजन के बाद। ठीक है, मतलब चित्रकला ने भी स्वदेशी राष्ट्रवादी विचारधारा को, राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने में मदद की। साहित्य जैसे काम करता है राष्ट्रवादी विचारधारा भावनाओं को बढ़ाने में, तो चित्रकारी ने भी बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया, बहुत ज़्यादा लोगों में जोश डाला। ठीक है, तो ये था पश्चिम बंगाल, और ये हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी ली। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका ऑब्वियसली अच्छा अगर लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ कमी लगती है तो आप मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।